हाँ क्या क्या हो गया, पार्टी चल रही है हैं? हाँ पार्टी पार्टी चल रही है, पार्टी चल रही थी इनकी तो। आज गलत डिस्टर्ब कर दिया मैंने। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। ठीक है, हाँ बातें हो गई क्या? है ना मंडे तो क्लास आपका। एग्जाम तो 3 o'clock से स्टार्ट है ना आपका। अब उससे पहले आपकी कितनी भी क्लास हो नहीं हो, या फिर पता करना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर होगी या नहीं होगी, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी आप तक पहुंच जाएगी। हाँ तो हाँ स्टूडेंट हो आप क्या? नहीं नहीं, हाँ लगा दिया। 35। अब आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। पढ़ते हैं, आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है हमको। जो भी रहेगा टाइम टेबल में आ जाएगा। क्लास होगी तो आ जाना, नहीं होगी तो मत आना। पढ़ाई तो कर लेना और टेस्ट पढ़ के ही देना। ठीक है, जो भी मैंने पढ़ा है एक बार सारा रिवाइज करके देखना देना। ऐसा नहीं है कि पेपर आएगा अदरवाइज। क्या फुल सिलेबस है? क्या ऑर्गेनिक कितना कितना बचा है? 2 तो चैप्टर है, ठीक है। 2 चैप्टर में भी और करके कोई क्वेश्चन आ गया तो बढ़िया है, करके देख कर लेना जो भी रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, 1-2 क्वेश्चन। हाँ हाँ, अभी 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 दे रही। एक पेपर के 5 लाख रुपीज किसी को चाहिए? हाँ अच्छा ठीक है, बड़े होने के बाद। ठीक है, कोई बात। क्या आवाज नहीं, आवाज नहीं, बस स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एसिडिक रिएक्शंस बता दी थी क्या मैंने आप लोगों को? जो हम फिनॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो फर्स्ट जो टॉपिक था वो तो अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड बता रही थी। उसमें बस एसिडिटी बताया था क्या? रिएक्शन विथ मेटल बता दिया? नहीं बताया, ठीक है। सेकंड आप हेडिंग डालेंगे, 1 मिनट पहले इन लोगों को लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स किसकी? रिएक्शन ऑफ फिनॉल। कल की क्लास में हम लोगों ने फिनॉल स्टार्ट कर दिया था, आज हम रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मेटल्स देखेंगे। आवाज नहीं। फिनॉल आपको पता है एसिडिक होता है, तो सिमिलरली ये क्या करेगा? मेटल के साथ में सोडियम, कौन सा मेटल लूं? चलो मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है। फिनॉल कैसा होता है? एसिडिक होता है। एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ में क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट और वाटर, ठीक है। चलो यहाँ पे सोडियम ही ले लो, फिर और बाद में इसको भी ले लेंगे। O- Na+। एसिड जो होते हैं वो मेटल्स के साथ में क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं और वाटर फॉर्म करते हैं। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या रिएक्शन में? कहाँ? सॉरी, हाँ अब ठीक है। कौन सी गैस रिलीज करी है? H2 गैस रिलीज की है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वहां पे हमने देखा था कि एल्कोहल के केस में एल्कोहल जो है वो भी मेटल के साथ में सॉल्ट फॉर्म करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। फिनॉल जो होते हैं वो अच्छे एसिड होते हैं, तो फिनॉल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देंगे आपको। NaOH के साथ में क्या फॉर्म कर देंगे? ये O- Na++ प्लस H2O। समझ रहे हो? ये अच्छे एसिड होते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन करके आपको सॉल्ट दे देंगे और वाटर दे देंगे। नेक्स्ट, फिनॉल इतने भी अच्छे एसिड नहीं होते हैं कि, लिख लो, फिनॉल आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, hence they
hence they do not give CO2 on reaction with carbonate and bicarbonate। आ रही बात समझ में? आपने पढ़ा होगा ना कि एसिड्स जो होते हैं अगर मैं यहाँ पे कार्बोनेट ले लेती, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेती या सोडियम कार्बोनेट ले लेती, सॉल्ट, वाटर और CO2 फॉर्म करते हैं। लेकिन मेटल्स जो होते हैं, ये फिनॉल जो होते हैं, ये लाइक कि सोडियम कार्बोनेट के साथ इतने भी अच्छे एसिड नहीं होते हैं कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। समझ रहे हो? तो अगर आपसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फिनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, फिनॉल के रिस्पेक्ट में वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे आपको, ठीक है, लेकिन फिनॉल नहीं देगा। यहाँ पे लिख लो वाई carboxylic acid can give CO2 with carbonate, and bicarbonate, hence this reaction can be used to distinguish phenol and carboxylic acid ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल हो गया, ये सेकंड था। थर्ड हम देखेंगे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है? जब फिनॉल जो होगा किसके साथ में रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। कल ही हमने बात की थी कि फिनॉल से तो एल्कोहल होगा या फिनॉल होगा, H यहाँ से रिमूव होगा और OH कार्बोक्सिलिक एसिड से रिमूव होगा और फाइनली क्या फॉर्म होगा? एस्टर फॉर्म होगा, OCOCH3 प्लस H2O फॉर्म होगा, यहाँ पे H प्लस फिनॉल है, CH3COOCOCH3। क्या नाम था इसका? ये कौन सा एनहाइड्राइड है? अरे यार आज तो कुछ, हाँ क्या इथाइल? कुछ नहीं, हाँ इथेनॉइक एनहाइड्राइड। कल नेमिंग भी तो बताई थी, डेली की क्लास अटेंड किया करा करो। इथेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है यार खुद का। ठीक है, क्या है ये इथेनॉइक एनहाइड्राइड? बॉन्ड ब्रेक कर दोगे आप यहाँ पे, सेम क्या फॉर्म करना है आपको? H प्लस की प्रेजेंस में यहाँ पे आपको क्या फॉर्म करना है? OCO CH3 प्लस CH3 COOH, इथेनॉइक एसिड। लिख लिया? ये वाला क्लीन कर दूं मैं, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या लिख रहे हो? लिखते लिखते समझते जाना, ठीक है। जहां पे अब आप समझाने की बारी आएगी, अब मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब देखो जल्दी से नोट डाउन कर लो एस्टरिफिकेशन। अब हम यहाँ पे क्या फर्स्ट, हाँ ये क्या है? कौन सा ग्रुप है ये? एस्टर। एस्टर की नेमिंग मैंने क्या बताई थी? ऑक्सीजन से जो अटैच होता है उसको क्या करोगे? एल्काइल एल्केनोएट। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? फिनाइल इथेनोएट। समझ रहे हो? ऑक्सीजन से क्या? ऑक्सीजन से जो भी ग्रुप अटैच होगा, जो भी कार्बन,
अरे ऑक्सीजन से, एस्टर में ऑक्सीजन से जो अटैच होता है उसके पीछे लगाते हैं YL एल्काइल और बाकी वाला एल्केनोएट। तो इसको क्या पढ़ोगे? फिनाइल इथेनोएट। यहाँ पे भी क्या पढ़ोगे? फिनाइल इथेनोएट। ऑक्सीजन से जो होता है ना उसको एल्काइल बोलते हैं, ठीक है, एल्काइल एल्केनोएट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टार लगा के, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब पूछा जाए पूछा नहीं जाए उसका उसकी गारंटी नहीं, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ, इसी का ही सब पॉइंट है ये, मतलब पॉइंट क्या, इसी में ही हम डिस्कस कर लेते हैं ये एसिडिफिकेशन वाले में, ऑल्दो ये इसका उससे नहीं है लेना देना कुछ। प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन पूछा गया क्वेश्चन है ये भी बहुत ज्यादा। कैसे होती है प्रिपरेशन? इसको क्या पढ़ोगे आप? इसको क्या पढ़ोगे? बेंजेनोइक है, हाँ, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कुछ अब देख लिया आप लोगों को तो मैंने कि कितना नोमेनक्लेचर याद है, अभी लिखवा दूंगी नोमेनक्लेचर का भी, है ना, ये एक बार थोड़ा टॉप ये हो जाए उसके बाद लिखवा दूंगी मैं कि सिर्फ ये है तो इसको बेंजोइक एसिड पढ़ते हैं, एसिटोफिनोन किसको बोलते हैं, एनिसोल किसको, थोड़ा बता दूंगी। इसको एक और बोल सकते हो आप, सैलिसैलिक एसिड, ठीक है। इसमें जब आप एसिड एनहाइड्राइड, वही एसिड एनहाइड्राइड, जब आप इसको एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पर क्या होगा? COH OCO, एक मिनट, OCO CH3 नहीं, COCH3 COCH3 प्लस, और क्या फॉर्म होगा? CH3COOH, OCO होगा तब पे यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे हम? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, और ये क्या हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ओ, एक मिनट, क्या लिखा है इसका मैसेज? नॉट विजिबल। अच्छा, अरे बोर्ड कट गया इनका तो, शे, अब चेंज करना पड़ेगा अभी क्या। हाँ हाँ हाँ, बोर्ड आउट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला यहाँ पे तो। अब किस तरह से वापस से रिएक्शंस लिखूं ये? नहीं नहीं, थोड़ा, अरे नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है जल्दी से नोट डाउन कर लो अब आप लोग, जिनका रह गया था, अब इससे और कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। बोर्ड कट हो गया आप लोगों का, कैमरा मोड में क्या है, ठीक है, अब दिख रहा है, जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। नहीं अरे, इधर का तो मैंने बाउंड्री बना दी, इधर मैं बनाना ही भूल गई बाउंड्री। हाँ एक मिनट, हाँ, एक सेकंड मैं ये चेक कर लेती हूँ। हाँ हाँ, OCOCH3, ठीक है। इसको आप बोलोगे एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसैलिक एसिड या फिर एस्पिरिन। जल्दी से नोट डाउन कर लूं, कर लिया होगा इतना टाइम में। यहाँ पे बेंजोइक एसिड तो उस अकॉर्डिंग आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या बोल दोगे? क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी होगी? बेंजोइक एसिड की होगी। 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। हाँ एक मिनट रुको, वापस से, हाँ ठीक है,
हाँ, CH3COOH क्या मिथाइल का? हाँ, पूरा। ये एस्पिरिन होता है। अब ध्यान से सुनो, आप लोगों को एस्पिरिन की फॉर्मेशन दी जा सकती है, मतलब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या आएगा। आप लोगों को दे दिया डायरेक्टली कि भाई बेंजीन है, बेंजीन से आप एस्पिरिन बना के बताओ। अब कैसे, किस तरह से, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको सबसे पहले देखो, एस्पिरिन बनाने के लिए एक यही रिएक्शन दी है हमने, तो यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा हमें, यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा। और यहाँ पे हम आज की क्लास में, अब जो आगे मैं आपको टॉपिक बताने वाली हूँ, कॉल्बे रिएक्शन, वीमर टीमन, हाँ, ये इनमें, इनसे हम लोगों को कॉल्बे से बन जाएगा। ये कॉल्बे से सैलिसैलिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो कॉल्बे रिएक्शन यूज करके पहले तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपको रिवर्स में आना होता है, कोई भी रिएक्शन होती है ना, तो उसमें रिवर्स में आना होता है। अच्छा, एस्पिरिन, एस्पिरिन की प्रिपरेशन हमने किससे पढ़ी थी? अच्छा हाँ, याद आ गया यार, सैलिसैलिक एसिड से। सैलिसैलिक एसिड किसी रिएक्शन बनाया था क्या? हाँ बनाया था, कॉल्बे में बनाया था हमने। फिर कॉल्बे में हमने रिएक्टेंट क्या यूज में लिया था? एल्कोहल लिया था। अच्छा, तो मुझे पहले बेंजीन से एल्कोहल बनाना पड़ेगा। तो बेंजीन से एल्कोहल बनाने के लिए डायरेक्ट वाला तो कुछ नहीं था, सबसे पहले तो मुझे इसका हेलोजिनेशन करवा दूंगी, उसके बाद एक्वस NaOH करके एल्कोहल बना दूंगी, फिर कोल्बे लगा के यहाँ तक पहुंच के फिर यहाँ तक, ये फाइनल। इस तरह से दिमाग लगाना है आप लोगों को, ठीक है, एग्जाम में भी। तो अब नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट लिख लो आप लोग इसमें, रिएक्शंस। हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी, कौन से नंबर वाली हो जाएगी ये? फोर्थ। इलेक्ट्रोफिलिक, आवाज नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो उसकी हमने वो वाला जो बॉन्ड ब्रेक करके फॉर्म किए थे, वो उससे ये हो गया। आगे बात समझ में? यहाँ हम कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही देखेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये एक अलग ही आ गया, यहाँ पे क्लीवेज नहीं होता है कार्बन ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्लीवेज से जो जो भी ऑल पॉसिबल रिएक्शंस थी वो मैंने बता दी। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। फिनॉल जो होते हैं, आपको पता ही है फिनॉल कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ऑर्थो और पैरा पे आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आया था, कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो मैं डाइल्यूट HN, अगर मुझे इसका नाइट्रेशन करवाना है, लिख लेना ये बात, अगर फिनॉल का नाइट्रेशन करवाना है तो डाइल्यूट HNO3 लोगे, कंसेंट्रेटेड HNO3 लेते ही बात गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब पहले मैं जो बात बता रही हूँ, यहाँ पे डाइल्यूट को ऐसे स्टार लगा लेना, डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में क्या होगा यहाँ पे? ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रेशन, अगर आपसे कोई भी बोल देगा ना नाइट्रेशन करवाना है, मतलब ऑर्थो पैरा पे कौन सा ग्रुप लगाना है आपको? नाइट्रो ग्रुप लगाना है। ये क्या करवा दिया मैंने? नाइट्रेशन करवा दिया। अब यहाँ पे इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, बताओ दोनों में से मेजर और माइनर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला क्या होगा? मेजर। सेकंड वाला क्या होगा? माइनर। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भूल गई क्या? इन अगर किसी मॉलिक्यूल की सेम में ही इसी का ही नाइट्रो, इसी के ही OH के साथ में क्या फॉर्म कर ले रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले रहा है। इसी का ही नाइट्रो, इसी के ही OH के साथ में क्या कर ले रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर ले रहा है। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? इंट्रामोलिकुलर। और ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल, इसका OH किसी दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रो के साथ में, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल का खुद में ही हो गया, क्या फॉर्म कर लिया? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी और डिस्कस करेंगे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मेजर कौन सा होता है, माइनर कौन सा होता है, ये पता रहना चाहिए आप लोगों को।
ठीक है, अब आप इसमें लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। क्वेश्चन लिखो, वाई वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल why orthonitrophenol is steam volatile while paranitrophenol is not। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, इतनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। आंसर क्या लिखना है आप लोगों को? हाँ, बिकॉज, देखो आंसर ये तो पहले ये लाइन लिख देना, उसके बाद बिकॉज से लिखना स्टार्ट करना। बिकॉज इन orthonitrophenol, because in orthonitrophenol intramolecular hydrogen bonding is present, hence the molecule can easily steam volatile, but in paranitrophenol intermolecular hydrogen bonding is present, so it is not steam volatile। मतलब आप मुझे एक बात बताओ, सपोज यहाँ से इनको वोलेटाइल करना है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल एक कंटेनर में है, आपने ना थोड़ा सा उसको हीट किया या इस तरह से मानो, ये क्या है, ये अपने अपने में बॉन्ड बना रखा है। एक मॉलिक्यूल है अपना, एक मॉलिक्यूल इस तरह से है, एक मॉलिक्यूल इस तरह से है, एक मॉलिक्यूल इस तरह से, एक मॉलिक्यूल किसमें, ऑर्थो में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पैरा में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से। पैरा में तो क्या है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, तो आप जब इस ये इजीली स्टीम वोलेटाइल नहीं हो पाएगा, जबकि ये क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूल अपने खुद में ही है, एक दूसरे के साथ में नहीं है, समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, इजीली स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप लोगों को जो आंसर लिख के आओगे उसमें इसकी ऑर्थो की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है और पैरा की भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बतानी है। हाँ, सो गए थे हम बीच में, है सो गए थे। यहाँ पे एक मैंने क्या बताया, यहाँ पे मॉलिक्यूल की अपने में, इस मॉलिक्यूल ने खुद से कर ली है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस मॉलिक्यूल ने भी खुद ने कर ली है, सब अपने अपने बैठे हुए हैं। आ रही बात समझ, आप सब अपने अपने दूर बैठे हुए हो। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब आप लोगों को वॉलेटाइल करना है, इजीली आप उड़ जाओगे, आप हाथ पकड़ के बैठे हुए हो एक दूसरे का। आ रही बात समझ में। यहाँ पे पैरा में तो क्या हो रखा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये इतना इजीली स्टीम वोलेटाइल नहीं होंगे, ये इजीली स्टीम वोलेटाइल हो जाएंगे, जिस वजह से यही हम इनके सेपरेशन के लिए भी यूज में ले सकते हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन ना देके आपको ये क्वेश्चन दे दिया, हाउ वुड यू सेपरेट ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, तो यूं नहीं, ये तो क्वेश्चन बताया नहीं हमें क्लास में। ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल पे अगर क्वेश्चन आ जाता है, दिमाग में इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना चाहिए। आपके आंसर में एग्जामिनर ये और ये दो वर्ड को सर्च करेगा और इन डायग्राम्स को सर्च करेगा, बस। उसके अलावा क्या थ्योरी लिखी है, कौन सा गाना लिखा है, वो उसको मैटर नहीं करता। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अभी हम नाइट्रेशन पढ़ रहे हैं। अभी नाइट्रेशन में मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेटेड HNO3, व्हाट इफ अगर हम डाइल्यूट HNO3 ले दें, सॉरी डाइल्यूट बताया मैंने, अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 यूज में ले लेते हैं, जनरली इसके अगर कंसंट्रेटेड HNO3 लेते हैं, लेकिन आजकल हम लोग कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 भी इनमें मिक्स किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ऑर्थो पैरा ऑर्थो, समझ रहे हो,
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। जहां जहां पे ये नाम आ रहे हैं ना, सैलिसैलिक एसिड, एस्प्रिन, पिक्रिक एसिड, याद कर लो। समझ रहे हो? वो बोल देगा कि पिक्रिक एसिड बना के बताओ आप, बेंजीन से पिक्रिक एसिड बना के बताओ। अब पिक्रिक एसिड पता ही नहीं है हमें, तो कहां से क्या बनाएंगे हम? आ रही पसंद में? तो यहाँ पे ये होता है पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कौन सी वाली थी, फर्स्ट तो बता दिया, सेकेंड हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन बता दिया। अब हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में क्या होता है, ब्रोमीन जो ब्रोमीन क्या, OH एल्कोहल जो होता है वो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। बहुत ही लेस पोलर होना चाहिए, ज्यादा पोलर नहीं चाहिए हमें, समझ रहे हो? क्योंकि पोलर होते ही क्या हो जाएगा वो भी मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पे हमें ज्यादा पोलर नहीं चाहिए, लेस पोलर होना चाहिए, मीडियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। ध्यान रखना, ब्रोमीन जो है वो CH2 हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, तो कोई गुस्सा नहीं मानना है, ठीक है? वो भी चलेगा। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद में हाँ, नहीं कौन सा, पैरा, पैरा वहां पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसलिए एक्सेप्शन था, अदरवाइज पैरा ही हर जगह पे मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट देखो, थर्ड रिएक्शन, एक मिनट, इसी में हेलोजिनेशन अगर छोड़ो, अगर आपने यहाँ पर OH ले लिया और ब्रोमीन वाटर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ में फिनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे ब्रोमीन ग्रुप लगा देता है, जिसके कारण ये एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। तो मतलब डिस्टिंग्विश में यूज में ले सकते हैं हम इसको, है ना, कि यार एल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एल्कोहल एंड फिनॉल? तो जो फिनॉल होते हैं वो ब्रोमीन वाटर के साथ में व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल फॉर्म कर देते हैं, जो कि एक व्हाइट पीपीटी होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे एक व्हाइट पीपीटी को स्टार लगा लेना ताकि आप लोग को याद है। जाओ ध्यान से सुनो, ब्रोमीन वाटर हमने यूज में लिया, क्योंकि आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि यार ब्रोमीन जो है वो वाटर में, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, बहुत सारे ब्रोमीन 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 दे दिए। अब इनको तो जहां ऑर्थो पैरा ऑर्थो दिखे ना, वहीं जाके ये लग गया, समझ रहे हो? तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल व्हाइट पीपीटी होता है, ये देता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, ये इतनी ही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसमें। नेक्स्ट थर्ड, थर्ड क्या जो हो गया ना वो, फिफ्थ, फिफ्थ लिखेंगे आप रीमर टीमन रिएक्शन। स्टार लगा लो, जितने स्टार लगाओ उतने कम है। नेम्ड रिएक्शन है ये, नेम्ड रिएक्शन है ये, और ये रिएक्शन थोड़ी टफ पड़ जाती है, याद नहीं रह पाती हमें। जब तक इस रिएक्शन को आप 4 से 5 बार नहीं लिखोगे, ये याद में नहीं आने वाली एग्जाम में। अच्छा रीमर है क्या? रीमर टीमन है, REMI, रीमर टीमन, ठीक है, रीमर, ठीक है, ठीक है, रीमर टीमन रिएक्शन, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमने, आप याद रखने का कैसा तरीका रखोगे? अच्छा रीमर टीमन रिएक्शन ये हम लोग फिनॉल पढ़ रहे थे ना, तभी आई थी, है ना? तो मतलब फिनॉल ही शायद इसका रिएक्टेंट होगा, फिनॉल से अब आगे बढ़ना है आपको।
फिनॉल से अब आगे बढ़ना है, यहाँ पे क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, OH CHCl2, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। आप आंसर में इंटरमीडिएट नहीं भी बना के आओ तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आप आंसर में इंटरमीडिएट एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, O, एक मिनट, O माइनस Na प्लस, यहाँ पर भी O माइनस Na प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO। फिर फाइनली क्या करवा देना, इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देना। हाइड्रोलिसिस करवाओगे OH CHO। अरे ये क्या कर दिया, ठीक है। आई बात समझ में, ये होती है रीमर टीमन रिएक्शन। आप इसको वन लाइन में भी लिख सकते हो। सबसे फर्स्ट क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, सेकंड क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो। आप लोगों ने एक बात, इसको हम बोलते हैं सेल्डेहाइड, सैलिसाइल एल्डेहाइड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कॉमन नेम से ही जाना जाता है, ये पूछा जा सकता है। सैलिसाइल्डेहाइड, जैसे सैलिसैलिक एसिड पढ़ा था हमने, वैसे सैलिसाइल्डेहाइड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सैलिसाइल्डेहाइड। ध्यान से सुनो, फिनॉल से स्टार्ट किया है हमने, सैलिसाइल्डेहाइड तक आए हैं। यहाँ पे आप एक बात देख रहे होंगे कि ऑर्थो वाला ग्रुप बना है, फॉर्म हुआ है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, पैरा वाला नहीं बनता इसमें, समझ रहे हो। कुछ पैरा का वेट कर रहे होंगे कि वो शायद भूल गए होंगे, नहीं, ऑर्थो ही प्रोडक्ट बनता है इसमें, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट देता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी मैकेनिज्म में, यहाँ पे ये कौन सी, इसकी जो मैकेनिज्म होती है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है, अभी इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती, आप लोग को ये एज इट इज ही याद रखनी है। ये इसकी मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये ऑर्थो वाली पोजीशन पे क्या करता है, अटैक करता है। ऑर्थो वाली पोजीशन पे इसलिए अटैक करता है क्योंकि OH माइनस जल्दी से इलेक्ट्रॉन वहीं पे ही दे पाएगा। आधी बात समझ में। तो यहाँ पे ऑर्थो, यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऑर्थो पे, उसके बाद अगर इंडक्टिव इफेक्ट के बाद देखे तो हम पैरा पे होगी। यहाँ पे तो ये क्या करेगा, ऑर्थो वाली पोजीशन पे अटैक करता है इसकी, है ना। ये एक क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इस तरह से यहाँ पे अटैक कर देता है, हमें ऑर्थो वाला प्रोडक्ट इसमें देखने को मिलता है। ध्यान से देख लो, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होता है, और सैलिसैलिक एसिड में भी ऑर्थो वाले ग्रुप पे ही COOH आता है। आधी बात समझ में। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो आप लोगों के नहीं है सिलेबस में, मैकेनिज्म आज तक पूछी नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको याद में रखनी है। याद में रखना है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ठीक है। उसके बाद क्या करवा दो, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा दो। आ गई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में रीमर टीमन रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन एज इट इज याद रखना, इसकी मैकेनिज्म नहीं पूछी जाती है भी नहीं अभी आपके, तो मैं बता नहीं रही हूँ, बस हाँ इलेक्ट्रोफाइल होता है ये, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट लिखो यहाँ पे कौन से नंबर की, 6 नंबर की, कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन वही है, नाम से बहुत ही ज्यादा नेम्ड रिएक्शन है, पूछी जाती है, नेम्ड रिएक्शन है मतलब पूछी जाएगी, है। इसके प्रोडक्ट से सैलिसैल्डेहाइड बनाओ, सैलिसैलिक एसिड बनाओ, फिर बैठे रहना। स्टार्ट कहाँ से की थी हमने राम कहानी, फिनॉल से की थी, तो फिनॉल तो याद ही रखना, ठीक है। फिनॉल के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, O माइनस Na प्लस हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाना, सेकेंड हाइड्रोलिसिस करवा देना, इसकी OH बन जाएगा, और यहाँ पे COOH बन जाता है। आई बात समझ में। यहाँ पे ये CO2 एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। याद हो तो आपको, आपने शायद पढ़ा होगा मेंस में कि ये जो होता है, यहाँ पाई बॉन्ड बहुत इजीली डीलोकलाइज हो जाते हैं, इजीली इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज तो ठीक है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, समझ रहे हो। ये मॉलिक्यूल ज्यादा एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इस ऑर्थो पे जाके लग जाता है यहाँ पे,
उसके बाद फिर आगे प्रोसेस होता हुआ रिएक्शन हो जाती है। इसकी मैकेनिज्म का थोड़ा बहुत पार्ट था जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। ठीक है, एनसीईआरटी नहीं पूछा जाता बोर्ड में, ये सब नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, डायरेक्ट आपसे रिएक्शन पूछी जाएगी या फिर इंटर कन्वर्जन में ये काम आएगा, बस इतना होता है। कॉलवे, सिर्फ कॉलवे भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप लिखोगे रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। ये कन्वर्जन में बहुत काम आती है ये रिएक्शन, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। कन्वर्जन में काफी ज्यादा काम आती है ये रिएक्शन। कन्वर्जन में कैसे काम आती है? फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। ऐसे ही मानो जिंक डस्ट जो है ना, ये फिनॉल की ऐसी गर्दन उड़ा देता है, गर्दन उड़ा दिया तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। ठीक है, प्लस जिंक ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन ये जिंक लेके चला गया और ये, समझ रहे हो? अब आप लोगों को जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में बोल दिया आप लोगों को कि क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाओ। क्या बोल दिया? क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाओ। अब हम तो पढ़ के गए थे बेंजीन से क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाओ। हम तो क्या पढ़ के गए थे? बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ बनाओ। हम सोचेंगे क्वेश्चन वाले ने, एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन दे दिया है ना, आउट ऑफ सिलेबस है ये बुक का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, पर हम, क्योंकि हम ये रिएक्शन देख के ही नहीं गए, कन्वर्जन में काफी काम आती है ये रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन से पहले तो फिनॉल बना लेना। हाँ याद है, एक्वस NaOH करके फिनॉल बना लेना। फिनॉल के बाद क्या बना लेना? गर्दन उड़ानी है फिर तो फिनॉल की, जिंक डस्ट। ठीक है, आ गई बात समझ में? उसके बाद 8 लिख लो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होता है, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7, एसिडिफाइड के अल्कलाइन, हाँ एसिडिफाइड K2 Na2 या K2Cr2O7, बहुत ही एक वापस से एक और नेम्ड वाला प्रोडक्ट आ गया, ऑक्सीडेशन होके ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ये जो नेम आ रहे हैं ना, ये पूछे जाएंगे। बेंजोक्विनोन, बेंजोक्विनोन क्या होता है पता चल गया ना? बस ठीक है, बेंजोक्विनोन तक कर लो। उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ईथर। ईथर से क्या क्वेश्चन बनेगा मैं पहले ही बता दूंगी, और वो कंफर्म है वो वाला क्वेश्चन। अगर ईथर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वही आता है। अब वो मैं बता दूंगी कि क्या आएगा। सबसे पहले ईथर होते क्या है? ईथर होते क्या है, ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं, अभी तो आधो को वो भी नहीं पता होगा। अब ये जो R डैश है वो R भी हो सकता है या उससे अलग हो सकता है। एक दो नोमेनक्लेचर में एक दो देख लो आप लोग कि किस तरह से इसकी नेमिंग करोगे। आप जो लेस नंबर वाला कार्बन होगा दोनों साइड में देख लेना कि दोनों साइड में कौन सा वाला लेस नंबर वाला कार्बन है। तो ये वाला मेन कार्बन हो गया है ना, इसको प्रिंसिपल चेन मान सकते हो आप। इसको हम क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी इथेन। समझ रहे हो? जो लेजर नंबर वाला कार्बन होगा उसके पीछे एल्कोक्सी लगाओगे, मिथॉक्सी इथेन। ध्यान से सुन लो ईथर का नोमेनक्लेचर, क्योंकि क्वेश्चन जो उठ के आएगा ना उसमें वो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं बना के दे देगा कि ये है, ये ये आपका ईथर है, आप इसमें रिएक्शन करके बताओ, है ना। वो ऐसे ये करके नहीं बोलेगा, वो आपको डायरेक्ट ही बोल देगा कि आप मिथॉक्सी प्रोपेन है। अब पहले तो मिथॉक्सी प्रोपेन ने झटका दे दिया, पढ़ के तो हम सारा कुछ गए, अगर नोमेनक्लेचर नहीं पता, अगर हम वो बता ही नहीं पा रहे कि कंपाउंड क्या है, तो फिर आप कैसे ड्रॉ करोगे, है ना। तो मैं कुछ के नेमिंग बताए थे, बाकी तो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली प्रिंसिपल चेन हो जाएगी 1 2 3। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, क्या बोलोगे इसको? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। आगे बात समझ में? आप ऐसे पता लगा लेना, इथॉक्सी इथेन कुछ भी। हाँ वापस ये वाली मेन चेन हो गई,
एल्केन। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ये थोड़ा सा मैंने नेमिंग बता दी ना ताकि आपको आइडिया रहेगा कि इस तरह से है ना, क्योंकि अब वो एनहाइड्राइड वाला भी ज्यादा दिन थोड़ी दिमाग में रहने वाला है, हार्डली वो 5 दिन रहेगा दिमाग में, फिर भूल जाओगे। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, सबसे पहले क्या एल्कोहल से मैंने ईथर की प्रिपरेशन बताई थी क्या आपको? कुछ बताया था क्या कल की क्लास में आप लोगों को? किसी को याद है कल की क्लास का? अगर आप लोगों को कल की क्लास में याद हो तो मैंने क्या ये वाली रिएक्शन बताई थी क्या आप लोगों को? नो मैम, यस मैम। दोनों में से कौन सा टेम्परेचर लूं ईथर फॉर्म करना है तो? 413। क्यों? क्योंकि 443 लेते ही इथीन 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 बन जाएगा। 443 लेते ही क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, वाटर रिमूव हो जाएगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है? ईथर बनाना है ना, तो यहाँ टेम्परेचर कितना लोगे? 413 केल्विन। दूसरी बात ध्यान से सुन लो, यहाँ पे आप इथेनॉल ही लोगे क्वेश्चन में, समझ रहे हो? क्योंकि अगर चार यहाँ पे 413 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है ना, क्योंकि अगला दूसरे अल्कोहल लेते जाओगे तो टेम्परेचर उस अकॉर्डिंग वेरी होता रहेगा, तो अपना थोड़ा सा दिमाग रखना, यहाँ पे यही ले लेना, ठीक है? और क्या यहाँ पे आप ईथर क्या फॉर्म करोगे? CH3 CH2O CH2 CH3, मतलब और यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो जाएगा। कैसे हुआ? 2 मॉलिक्यूल ले लिए, है ना? देखो CH3 CH2OH है, ये हो गया वाटर का रिमूवल, ईथर बन गया, बन गया ईथर। ठीक है, याद रखना एल्कोहल में जब आप कंसेंट्रेटेड, ध्यान से सुनो, अगर आपको याद नहीं रह पा रहा ये कंसेंट्रेटेड H2SO4 वाली बात, तो यार अगर आप किसी में भी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कंसेंट्रेटेड H2SO4, किसी में भी आप ऐड करोगे तो वाटर तो रिमूव हो ही जाएगा, समझ रहे हो? तो पर अगर टेम्परेचर 413 है, 413 केल्विन, ध्यान रखना ईथर लिख लो ये टेम्परेचर को स्टार लगा के, ताकि कभी भी जब दोबारा एक बार रिवाइज करो ना, तो जो स्टार लगी हुई चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा सा ठीक है, एक बार ज्यादा ध्यान चला जाएगा, तो एक बार हाँ। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म। 2 मैकेनिज्म्स हैं ईथर में जो पूछी जाती हैं। आपको पता है मैं सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म नहीं बताती, उनकी बताती हूँ जो पूछी जाने वाली होती हैं रिएक्शंस। तो ये वाली मैकेनिज्म क्या होगी? इंपॉर्टेंट होगी। ये वाली मैकेनिज्म बोर्ड के पेपर में पूछी गई है। write down the mechanism for the preparation of ether from alcohol। ये क्वेश्चन आया गया है बोर्ड के पेपर में, 2-3 बार आ रखा है कि write down the mechanism for the preparation of ether from alcohol। फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे इसकी प्रिपरेशन, कोई राम कहानी नहीं लिखेगा। सबसे पहले आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 किस तरह से लिखोगे? सबसे पहले आप बनाओगे CH3 CH2OH, ठीक है? H प्लस आवाज नहीं, H प्लस जो होगा, अरे लोन पर तो दिख गया H प्लस को, तो क्या करेगा ये यहाँ पर अटैक करेगा और क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 CH2OH, और ऑक्सीजन ने क्या दिए हैं? अपने लोन पेयर दिए हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे थे? ध्यान से सुनो, वहां पे हम लोगों ने ये वाटर रिमूव कर दिया था और यहाँ समझो डबल बॉन्ड लगा दिया था, उस वाली डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म पूछी जाती है, बताइए मैंने क्लास में। ईथर की मैकेनिज्म पूछी जाती है इसलिए बता दी। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2OH H, इधर एक बात ध्यान से सुन लो, मैकेनिज्म में यहीं पे लिख लो SN2, बात खत्म। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है इस रिएक्शन के लिए? SN2 फॉलो होती है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन लेके भागना चाहेगा कि भाई मेरे को तो इलेक्ट्रॉन दो, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को पॉजिटिव चार्ज है। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
और मैंने आपको बताया था कि SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनते, SN2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनते। ऐसे किसी ने अगर मेरी क्लास ली होगी तो, हाँ, बाकी तो कुछ आधे आते हैं आधे नहीं आते उस अकॉर्डिंग। ये SN2 मैकेनिज्म होती है जिसमें आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता स्टेबिलिटी की बात। यहाँ से ये रिमूव होगा तो ये जो है ये क्या करेगा यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ, ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करना चाहेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ये जैसे ये रिमूव हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब यूं मानो कि आने ही वाला था कि उससे पहले इसने अटैक कर दिया, कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं हो पाया, कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं हो पाया, कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं हो पाया। ये तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ रिमूव हो गया, ये तो वाटर बन गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH2 O CH2 CH3 और यहाँ पे H, और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं इसको, क्योंकि ये तो निकल के गया ना, तो ये तो न्यूट्रल हो गया वाटर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, पॉजिटिव को इसने अपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो तो हो गया ये खत्म, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। समझ गए यहाँ तक, सेकेंड स्टेप सबको समझ में आ गया, ठीक है। अभी भी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी स्टेप 3 भी है। स्टेप 3 क्या है, CH3 CH2O CH2 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज नहीं चाहिए यार, है ना, नहीं चाहिए। ऑक्सीजन बोलेगा इस हाइड्रोजन से, देख मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ये, है ना, अब तुम निकल लो। तो हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है चलो हम जाते हैं। हाँ, हमें पहले तो जब काम था तब तो हमें कि यार आ जाओ यहाँ H+, और अब हमें धक्का मार के किया, अब निकलो तुम, ठीक है, H+ आ गया, रिएक्शन करवा ली, ठीक है, अब कोई काम नहीं, H+ तुम जाओ। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, ईथर। ये लिख के आने हैं तीनों स्टेप्स। आ गई बात समझ में? ये तीनों स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये लिख के आने हैं। जनरली इस मेथड से आप लोग 1 डिग्री वाले ही अल्कोहल ही यूज करोगे, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 3 डिग्री वाला हो जाता, सेम मॉलिक्यूल उसका उसमें अटैक करा, 3 डिग्री वाला हो जाता तो SN2 में अटैक थोड़ी करने देता ये, तो नहीं बन पाता। सिमेट्रिकल ईथर ही फॉर्म होते हैं इस रिएक्शन से, समझ रहे हो? सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर होने चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए आपका, तो ये करवा देना। अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए क्या यूज में लोगे वो मैं बताऊंगी, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, वो अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए आप यूज में ले लेना, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको इस वाले पोर्शन में आपको मैकेनिज्म पूछी जाएगी, मैकेनिज्म पूछी जाएगी, इसलिए मैंने बता दिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आ गया? SN2 1 डिग्री है, इस वजह से 2 डिग्री और 3 डिग्री में ये एलिमिनेशन हो जाता है, टेम्परेचर कुछ भी रखो तुम, समझो? यहाँ एक लड़ाई होती है, लड़ाई किन किन के बीच में, बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। आ रही बात समझ में? यहाँ पे तो ये देखा गया भाई 1 डिग्री वाले तो सब्स्टिट्यूशन, 2 डिग्री 3 डिग्री वाले तो एलिमिनेशन ही कर देंगे, एल्कीन बना देंगे, हमें मतलब नहीं है भाई, ठीक है? तो ये वाला जो मेथड होता है ये जनरली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, यहाँ पे 1 डिग्री ईथर हो, 1 डिग्री अल्कोहल से बना दिया यहाँ पे, और सिमेट्रिकल ईथर। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लिया? नेक्स्ट सेकंड जो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर में, वो है विलियमसन सिंथेसिस। हाँ, विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा हुआ ये वाली रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस अगर अपने इंडिया में डिस्कवर हुई होती, इंडिया के साइंटिस्ट में है, तो क्या पढ़ रहे होते हैं अपन? हाँ, राम से रिएक्शन, सोनू से रिएक्शन, चिंटू से रिएक्शन, हाँ, अलग ही, मतलब एकदम अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती है। ये तो फिर भी यार थोड़ा एकदम ऐसा लगता है, हाँ यार काफी काफी बड़े बड़े लोग थे, है ना, काफी बड़े बड़े लोग थे। आर्यभट्ट रिएक्शन, है ना, हाँ ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, मोदी रिएक्शन, मोदी आजकल हर उसमें अपना नाम दे दे रहा है कि ये मेरे नाम से होगा, ये भी मेरे नाम से, तो बस ये भी मोदी रिएक्शन, मोदी सिंथेसिस, हाँ, इस वजह से। ठीक है ठीक है, आज ईथर कंप्लीट करना है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, तो यहाँ पे लिख सकते हो अनसिमेट्रिकल
Unsymmetrical ether can be prepared by this method. इसमें क्या होता है, समझ रहे हो? एक एल्काइल हैलाइड लिया, एक आपने एल्कोक्सी एल्केन लिया, है ना, सोडियम इथॉक्साइड मिथॉक्साइड, या फिर कोई सा भी 2 डिग्री 3 डिग्री कोई सा भी ले लिया। आर आर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, आपके ऊपर है कौन सा वाला आपको बनाना है। आर ओ आर डैश प्लस एन एक्स बन जाएगा। समझ गए यहाँ तक? अब काफी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिख लेना दिस रिएक्शन फॉलोज SN2, और अगर मैं SN2 पे स्टार लगा लो, क्योंकि ये रिएक्शन पूछी जाने वाली रिएक्शन है। डायरेक्ट वो नहीं बोलेगा विलियमसन सिंथेसिस, वो बोलेगा प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है आपको बताना है। अब वो मैं बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो मैं बता दूंगी। दिस रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ है ना इस रिएक्शन में, वो मैं बताती हूँ। इसकी मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो जो इसकी स्टेप 1 होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले आर डैश ओ माइनस एन ए प्लस है। सबसे पहले आर ओ माइनस बन जाए, आर डैश ओ माइनस बन जाएगा प्लस एन ए प्लस। अब ये पीछे से आर एक्स जो है SN2 बाई मोलिकुलर होती है, याद है ना। तो यहाँ पे आरडीएस में कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। अब ध्यान से सुनो, अब ये यहां से कौन, ये वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ठीक है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। आई बात समझ में? अब यहाँ से कि यार अब चलो अब हम क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो यहाँ पे आर प्लस इसके साथ में चला जाएगा और एक्स माइनस अलग हो जाएगा, आर डैश ओ आर प्लस एक्स माइनस, और वो एन एक्स बना लेगा ये अलग। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे, एक मिनट, इससे इस तरह से लिखो, ज्यादा समझ में आएगा, बताती हूँ। न्यूक्लियोफाइल है ये, आर डैश ओ माइनस न्यूक्लियोफाइल है। आर एक्स वाला बॉन्ड क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, एक्स माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। तो ये आर पे पॉजिटिव आना ही वाला होता है कि ये बैक में से अटैक कर देगा इसके। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक कर देगा इस पे। समझो SN2 मैकेनिज्म। आप मुझे एक बात बताओ, अटैक कब इस पे इजियर होगा, जब ये एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। अगर ये पहले खुद ही भाई बल्कि सा न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, ये यहाँ पे आप यहाँ पे बल्कि सा इलेक्ट्रोफाइल ले लोगे, हाँ, तो ये कोई अटैक करने वाला है क्या उस पे? फिर वो SN1 में तो एलिमिनेशन हो जाता है फिर, तो या तो वो करवा लो, पर वो तो हमें करवाना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड ही लेना है। एक साइड 1 डिग्री वाला होना चाहिए, दूसरी साइड आपका कैसा भी हो सकता है, 3 डिग्री वाला हो, 2 डिग्री वाला हो। यहाँ पे ये 3 डिग्री वाला हो जाएगा, 2 डिग्री वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 डिग्री वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? क्योंकि इजीली क्या हो जाएगा, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म होती है जिसपे हम अटैक कर रहे हैं, जिसपे हम अटैक करवा रहे हैं, वो आपको पता है 1 डिग्री का होना चाहिए, 1 डिग्री में ही SN2 होगी, ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है ईथर एज सॉल्वेंट यूज में ले सकते हो आप यहाँ पे, क्या, हाँ, ईथर सॉल्वेंट ले लो, ईथर होता है, ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेना एक ईथर। आप मुझे एक बात बताओगे, क्वेश्चन, हाँ, ये बताओ मुझे कि आपको ये कंपाउंड बनाना है, आवाज नहीं, आपको ये कंपाउंड फॉर्म करना है। अब ये ईथर बनाना है आपको, तो कौन सा वाला एल्काइल हैलाइड लोगे और कौन सा वाला ये एल्कोक्साइड वाला आयन लोगे? मतलब आप 2 तरह से कर सकते हो, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक तो ये मिल सकता है आपको,
और एक OC2H5, या फिर आ रही बात समझ में? अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये फॉर्म करने के लिए एक तो एल्काइल हैलाइड चाहिए। एल्काइल हैलाइड आपको पता है कि यार एल्काइल हैलाइड पे ही अटैक कर रहा था न्यूक्लियोफाइल, मतलब एल्काइल हैलाइड आपका 1 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, एक क्या यहाँ से एल्काइल हैलाइड मिल पाएगा क्या आपको? नहीं, इसमें हेलोजन जोड़ दो, कोई मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, और यहाँ पे O-Na+, समझ गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के पर्पस से भी, मेंस के पर्पस से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इस तरह से कंफ्यूज कर देता है। और एक रिएक्शन तो मान के चलो, एक रिएक्शन मान के चलो कि एल्काइल हैलाइड कौन सा वाला होगा और वो एल्कोक्साइड वाला आयन कौन सा होगा। आप लोगों को बस इतना बात दिमाग में रखनी है, SN2 मैकेनिज्म एल्काइल हैलाइड पे ही अटैक हो रहा था, मतलब एल्काइल हैलाइड मेरा 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 रिएक्शंस बताती हूँ, अगर 1 डिग्री का नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे 2 रिएक्शन बताऊं, यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ईथर फॉर्म होगा, हाँ होगा, 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ईथर फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OC2H5 प्लस NaCl। अगर अरे यार, हम तो ये लेके चले थे, अब कुछ बच्चे की यार ईथर फॉर्म हो जाएगा यार। अब जो बच्चे पढ़ के ही नहीं गए ना, सही बात बताऊं, जो बच्चे आज की क्लास नहीं ले रहे हैं ना, 2 साल पहले उन्होंने जिन्होंने पढ़ रखा होगा, नहीं याद रहने वाला। आज ही देखो कितना इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे क्या करेंगे? NaBr बना देंगे और ईथर बना देंगे, है ना? बहुत खुश होंगे कि यार आज तो सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, बिल्कुल सही सही किए हैं। आ रही बात समझ में? पर जब भी हम एक ये तो नोटिस करते होंगे एग्जाम हॉल से जैसे हम बाहर आते हैं ना, बहुत वो कॉन्फिडेंस, ये 95 क्वेश्चन का क्या है 100 में से, बहुत खुश हो। अच्छा उसका आंसर क्या था? अच्छा ये था क्या? गूगल, ओ गलत हो गया। फिर दूसरा, अच्छा क्या था उसका आंसर? अरे यार मेरे तो H+ आया था, तुम्हारे H2 आया है क्या? अच्छा गूगल किया, फिर गलत। अब तो नहीं पूछना किसी से, है ऐसा ऐसा होता होगा, हाँ होता होगा ना ऐसा, हाँ। यार ये भी गलत हो गया यार, मैं तो मतलब मैं 95 में ज्यादा से ज्यादा 2-3 तो गलत होंगे, 90+ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा, मार्क्स आए 70 है, क्या हो गया ये तो एकदम से, समझ रहे हो? ये ऐसा, अब यहाँ पे वैसे ही, अब जो बच्चे क्लास नहीं ले रहे हैं उनको तो बना के आ जाएंगे यहाँ ईथर, जबकि आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड है? 3 डिग्री। 3 डिग्री वाला एल्काइल हैलाइड क्या दे देंगे? एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन से क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्कीन प्लस NaBr प्लस C2H5OH, समझ रहे हो? ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सी, अगर मुझे एनिसोल बनाना है, ठीक है, एनिसोल क्या होता है बता दूंगी अभी। हाँ, इन दोनों में से कौन सी वाली रिएक्शन करवाऊंगी मैं? फर्स्ट या सेकंड? अरे यार 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OCH3, इसको हम बोलते हैं एनिसोल। आई बात समझ में? नहीं होगी।
नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे इसमें प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। जल्दी जल्दी लिख लेना है, तो एक एक बार एक्सप्लेन करूंगी, समझ में आ जाना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सबसे पहला, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज approx same as that of alkane of comparable molar mass, same as that of alkane। इवन एनसीईआरटी में एल्केन का एक दो ज्यादा ही दे रखा है डिग्री में, कंपेरेबल अगर, बिकॉज ऑफ द लेस polarity of bond in ether। because ether form hydrogen bonding with water, because ether form hydrogen bonding with water, वाटर में ईथर सॉल्युबल हो जाते हैं, तो वही हाइयर मेंबर्स नहीं हो पाएंगे, लोअर वाले हो जाते हैं। Ether are soluble in water as alcohol because ether form hydrogen bonding with water। और इनके कट तो नहीं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे जल्दी से केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। सबसे पहला है रिएक्शन विथ RX। जल्दी नोट डाउन करके अब बात सुनने लग जाना अभी। डन, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगी। ईथर में इसमें से विलियमसन सिंथेसिस और मैकेनिज्म, ये तीन तो एकदम याद होना चाहिए ईथर से रिलेटेड। विलियमसन सिंथेसिस नेम्ड रिएक्शन है, वो नेम्ड रिएक्शन, ठीक है, जैसे फ्रीडल-क्राफ्ट, कोल्बे, फिंकलिस्टेन, स्वार्ट, ये सब ऐसे नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन के उसमें भी आ सकती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बस 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 अब 2 मिनट स्टॉप हो जाओ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो टाइप से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, इस तरह से, इस तरह से, दो टाइप से हो सकता है।
अगर ये वाला बॉन्ड हो गया तो इसके साथ में H जाएगा, ये वाला हो गया तो इसके साथ में जाएगा। समझ रहे हो? आधी बात समझ में? दो टाइप से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि कब कौन से वाले के साथ में एल्कोहल बनेगा, कौन से वाले के साथ में एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, HI, आधे बच्चे क्या करके आएंगे, ये बना दिया प्लस C2H5 I बना दिया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, CH3I बना के आएंगे, कुछ C2H5 OH बना के आएंगे, है कि नहीं? अब मैं बता रही हूँ, रटना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही इजी सी ट्रिक कि कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। बहुत ही इजी सी ट्रिक बता रही हूँ कि कौन सा इन दोनों में से सही होगा। एक ही है आंसर, कौन सा होगा वो ध्यान से सुनो। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, अगर बोथ साइड 1 degree alkyl groups are present, alkyl groups are present, then it follows 1 डिग्री में कौन सी वाली मैकेनिज्म होती है, SN1 SN2, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म होगी, मतलब ROR डैश है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा सा इसमें देख लो, हर 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 उसमें करना है आपको। क्या देखो, अगर जैसे सपोज ये वाला बॉन्ड ब्रेक करती हूँ मैं, तो CH3 पे प्लस आएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस C2H5 आएगा। एक इस तरह से पॉसिबल है ना? एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक करती हूँ तो क्या आएगा, CH3 ऑक्सीजन पे माइनस और C2H5 यहाँ पे प्लस आएगा, C2H5 प्लस। अब आप एक बात बताओ मुझे, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे भाई साहब, X माइनस है, तो अटैक किस पे करेंगे, वो पॉजिटिव वाले पे, पॉजिटिव वाले पे। कार्बोकेटाइन 1 डिग्री वाला होना चाहिए SN2 के लिए, और 1 डिग्री वाला, अरे ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, दोनों 1 डिग्री। तो कौन सा फैक्टर देखोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे। तो कौन सा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा या ऊपर वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, ऊपर वाला। तो नीचे वाला केस कैंसिल, तो कैंसिल हो गया, तो X माइनस किसके पास जाएगा, CH3 प्लस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 I ले लो चलो, ताकि थोड़ा आपको भी रहेगा, I प्लस, अब बचा हुआ कौन है H प्लस, उसको नेगेटिव वाले के साथ में लगा दो, C2H5OH। आगे बात समझ में? सिमिलरली केस सेकंड, इफ वन साइड 1 डिग्री alkyl group and another side 2 डिग्री alkyl group, then follow। अब देखो 1 डिग्री है और दूसरी साइड में 2 डिग्री है, या तो 3 डिग्री होना चाहिए था तो हम SN1 करवा सकते थे, 1 डिग्री में हमेशा ही SN2। तो आप लोगों को ये तो मतलब ही नहीं रखना है कि दूसरी वाली साइड में 2 डिग्री है क्या, 2 डिग्री वाले का तो कोई वजूद ही नहीं है। देखो 2 डिग्री वाले का कोई वजूद नहीं है। अगर 1 डिग्री आ गया, 1 देखो ध्यान से सुनो, 1 डिग्री मतलब SN2, 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब SN2, और 3 डिग्री वर्सेस 1 डिग्री 2 डिग्री SN1। आई बात समझ में? 3 डिग्री सबसे ज्यादा होता है भाई, पर अगर 1 डिग्री के साथ में ना 2 डिग्री, तो 2 डिग्री, 2 डिग्री तो दोनों में जिस जो उसको कंफर्ट के हिसाब से होगा वो देख लेना। समझ, 2 डिग्री के साथ में 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री 1 डिग्री के साथ में चल जाएगा, 2 डिग्री के साथ 3 डिग्री होगा तो उसके साथ में चला जाएगा वो। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या दिया, क्वेश्चंस होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। SN2, हाँ अब आपको क्या करना है, दिमाग में वही बना के देख लेना, जिनको नहीं आ रहा ना समझ में
वो वहां एग्जाम में बैठे बैठे बनाते रहना कि यार एक तो इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एक इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। 1 डिग्री का और ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल? 1 डिग्री। 1 डिग्री हटाओ, स्टेबल मतलब कौन SN2 देगा? 1 डिग्री। तो अब पता चल गया ना आपको, ये है, पता चल गया ये है, तो कौन अटैक करेगा इस पे? आई अटैक करेगा। तो बना दो इथाइल आयोडाइड, बना के आ जाओगे ना एग्जाम में। रटने की कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ भी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और इतनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि कौन सा वाला एल्कोहल बनेगा। अब जो ये अब आधे इसी कंफ्यूजन में रह जाएंगे कि कौन सा वाला एल्कोहल बना है, और जो SN1 SN2 पढ़ के गया है वो आराम से बना के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, ये आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। केस थर्ड लिख लो जल्दी से। इफ वन साइड 3 डिग्री alkyl halide and other side 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री, अरे यार एल्काइल हैलाइड क्या, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल then follow SN1। अब कुछ बच्चे अब जो सो गए होंगे ये 2 पढ़ने के बाद में, केस 1 केस 2 के बाद में सोते रहे, अभी की सोच होंगे चलो कोई बात नहीं अब तो समझ में आने लग गया हमें, अब तो क्या है वही 1 डिग्री 2 डिग्री कर देंगे, है ना, इस पे ध्यान नहीं देंगे। इस पे भी ध्यान दे लो, लिखने के चक्कर में मत रहना, आंसर वहां पे याद आना चाहिए। आपको पता है या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक बार यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव लगा दिया। एक दूसरे वाले केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ कार्बन, कार्बन पे पॉजिटिव। अब फंस गए 1 डिग्री और 3 डिग्री। अब एग्जाम में सब कंफ्यूज हो गए कि 1 डिग्री 3 डिग्री, SN1 SN2, बगल वाले को पूछ रहे हैं SN1 SN2, बोल रहे हैं ये क्या होता है, ये तो पता ही नहीं मुझे ये क्या होता है। हाँ, फिर आप सोचोगे अरे यार, फिर आप पीछे वाले से अरे SN1 SN2 1 डिग्री 3 डिग्री। हाँ, फिर टीचर आएगा, टीचर बोलेगा जाओ बेटा बाहर, हाँ वहां पे पता कर लेना, फिर वहीं बैठ जाना बाहर ही। अब हाँ क्या, जेल में? हाँ जेल में फिर 5 साल तक 1 डिग्री 2 डिग्री आराम से चक्की पीसते पीसते हाँ न्यूज में लिखा होता है। वैसे भी देखो आप लोगों को पेपर मिलने के बाद में एक तो इतनी घबराहट होती है और इतना प्रेशर होता है ना कि है ना, एक तो आधे तो अपने नाम भी भूल जाएंगे वहां पे बोर्ड के पेपर में। देखो मैं बता रही हूँ क्या क्या बातें होती है वहाँ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस करा हुआ होता है ना 12th का बोर्ड का पेपर, तो वो उसको उससे पूछा गया कि अच्छा क्या क्या वहाँ पे बातें होती है। तो है ना, सबसे पहले तो जाते ही वो आपको देंगे कि लोग कॉपीज दे देंगे, तो पहले आधा 15 मिनट पहले ही, और जल्दी जल्दी आप जल्दी जल्दी फिल करने के चक्कर में ठीक है लिख लेते हैं। फिर बबल फिल करने लगोगे तो ओ की जगह पी कर दिया, तो वाह, फिर बैठे रहना सर क्या करे अरे बस यही रहता है सर क्या करे फिर। ओ मैंने तो यार कॉपी मिलते ही फर्स्ट अशुभ काम हो गया, अब तो पेपर भी बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, अब तो बहुत डर लग रहा है, डर लग रहा है। अब वो पहले आपको डरा देते हैं, अगर गलत किया ना आपने फेल, आपकी कॉपी चेक नहीं हो पाएगी और ये आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये अब मैं एक एक्चुअली मेरे साथ हुआ था, फर्स्ट मेरा इंग्लिश का पेपर था, तो हम मार्क्स चेक नहीं होंगे। अब मैंने तो पूरा कंक्लूजन कर लिया था, ठीक है तो चलो अब इंग्लिश के मार्क्स तो गए मेरे, अब मैं बाकी के मुझे 4 सब्जेक्ट में कैसे स्कोर करूंगी मैं, ये वो इस टाइप से चल रही थी चीजें, है ना। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, फिर वो भी आते हैं एक व्हाइटनर लेके, व्हाइटनर किसी को, और वो आते हैं 1 घंटे बाद, है ना, जब अपना पूरा मतलब टेंशन के मारे आधा पेपर तो 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है कि अब पास कैसे होंगे यार, गलत कर दिया यार, शुभ काम हो गया, फर्स्ट में भिड़ते, है ना। और सबसे पहले तो कुछ ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय हाँ, मतलब कुछ कुछ ऐसे बना रहे हैं, फूल पत्तियां बना रहे हैं कुछ, मतलब वो ऐसे क्या बोलते हैं इसको, हाँ इस तरह से ओम कुछ मंत्र मंत्र। अब 15 मिनट, हाँ तो चलो 5 मिनट तो हो गया, फिर उसके बाद चलो कि यार क्या करें, कॉपी पे ओ लाइंस वगैरह खींच लेते हैं। अब लड़कियां थोड़ा सा और अच्छी 2-2 लाइनें खींचेंगे हम, दो लाइनें, 2-2 लाइनें, है ना। आप फिर बैठे हुए हैं, अरे यार मैंने तो कर दिया, ये बगल वाला इतने टाइम तक कर रहा है,
ज्यादा नाम लिखना, कुछ कमी तो नहीं रह गई इस तरह से, है ना, कुछ कमी तो नहीं रह गई मेरी, है ना। फिर उस तरह से करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद आता है पेपर। पेपर में भी वो होता है कि ए सेट ए, सेट बी, सेट थर्ड, जो भी इस तरह से। अरे यार इसके पास तो नहीं आया होगा मेरा सेट अब। अरे अगर फिर ये किया, फिर बाहर आके पता चलता मेरा ही सेट सबसे टफ था, सबसे टफ वाला मेरा वाला ही था, बाकी सबका इजी था। भगवान आप देख रहे हो ना, आपने कितना बुरा कर रहे हो आप मेरे साथ, है ना। फिर आप भगवान को ब्लेम करोगे, गॉड मतलब सीरियसली नो, कोई मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं इतना पढ़ के सबसे टफ वाला मेरे को दिया सेट। हाँ, तो इस तरह से आगे मैं समझते, ये सब एक्सपीरियंस होगा जब आप बोर्ड में बैठोगे एग्जाम में। 10th बोर्ड में इतना नहीं होता, इतना वो नहीं होता, जब नहीं होता है, आई नो होता है, बट एक जो 12th बोर्ड की बात होती है ना, वो उस टाइम पे फीलिंग अलग होती है। 10th बोर्ड की फीलिंग अलग होती है, 12th बोर्ड में आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हो, आपके दिमाग में होता है अरे 12th में कम परसेंट बनेगी तो फिर शर्मा जी का लड़का आ जाएगा, मेरिट लिस्ट में है, इस तरह से। आ रही बात समझ में, तो वो वाला वर्कलोड ज्यादा होता है। 10th में तो क्या होता है, 10th में पाप वाले बच्चा है यार, खेलता रहता है ये हम, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा, SN1 SN2? और आपके दोस्त भी नहीं बताते फिर वहाँ एग्जाम हॉल में, अरे बस उनका आगे कहाँ आया, नहीं आया मेरे को तो नहीं आया, ऐसा ऐसा होगा देखना। फिर आप भोलेपन जैसे सारे आंसर बता दो कि जल्दी 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 लिख ले, है ना, फिर वो नहीं आया यार नहीं आया, और फिर जब मार्क्स कुछ भी नहीं पढ़ा, भगवान भरोसे जा रहे हैं हम तो, है ना। हाँ, आवाज नहीं, चलो चलो जल्दी से इसमें बता देती हूँ मैं। यहाँ पे कार्बोकेटाइन है तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस कार्बन कार्बन OH, यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा। एक केस 4 भी होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज जो है, ध्यान से सुना, आवाज नहीं, आवाज नहीं, केस 4 भी होता है। केस 4 में किस तरह से होगा, अगर सपोज यहाँ पे आपको, आप मुझे बताएंगे हाँ, इसमें बताएंगे आप लोग। अब इसमें क्या करना है, एक बार ये वाला बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड दे रखा है तो वहां घबरा मत जाना, डबल बॉन्ड दे रखा है आपको तो वही है, अपना काम करना है। या तो इस पे पॉजिटिव और इस पे हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आना है, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पे ये वाला करके देख लिया हमने बॉन्ड ब्रेक, एक बार ये वाला करके देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ कार्बन कार्बन पॉजिटिव। बताओ 1 चूज करोगे 2 चूज करोगे? 2, क्यों 2? रेजो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाई सिग्मा एनाइन स्टेबलाइज हो जा रहा है ना ये, तो ये वाला अब यहाँ पे पाई सिग्मा एनाइन, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, H प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन OH प्लस कार्बन कार्बन एल्काइल हैलाइड वाला बन जाएगा यहाँ पे। आई आई बात समझ में, क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब जैसे इसमें बना के बता दो जल्दी से मुझे, प्रोडक्ट बताओ जल्दी से सभी। ये लास्ट है, बस 10 मिनट और लगेंगे मुझे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाँ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, सबको दिख गया कैसे, क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा, उस पे नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आ गया तो भाई और रेजोनेंस, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वाले के पास में कौन आएगा, इसका नेगेटिव वाला आएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन I प्लस OH। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिजोल। एनिजोल कौन सा डायरेक्टिंग होगा, और तो पैरा या मेटा, मेटा पैरा, हाँ
मेटा, मेटा डायरेक्टिंग, वेरी गुड। ऑर्थो और पैरा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन माइनस आई तो कर रहा है, लेकिन प्लस एम भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसके पास में इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर। समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा, जाओ तुम लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स घूम के आओ। आ रही बात समझ में? तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या बोलते हैं, कैसे बनेगी यहाँ पे? सिमिलरली आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। बस उसके बाद इसको डीलोकेलाइज करवाते जाओ, है ना? आई बात समझ में? ये फाइनल ये बन जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिजोल। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे हम, नाइट्रेशन करवाएंगे। मत मिटाओ, बहुत बहुत धीरे लिखते, बहुत स्लो लिखते, बातों में बातों में। हाँ मैम बातें करती तो जल्दी जल्दी लिख ले हम, नहीं क्या? कौन कौन इस बार किसका रहा है ये बताओ ना, कौन है स्लो, कितना स्लो स्लो लिख? कहाँ है? अभी अभी किसको कौन बोला था अभी ये? हाँ, ये बातें सुनने में रह गई है ना, बाकी सबने तो लिख लिया, ये अकेले बातें सुन रहे थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लिखेंगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन कैसे करवाओगे? इसमें OCH3 है, ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे आप इस तरह से बोल सकते हो कि मैम यहाँ पे हम FeBr3 भी तो यूज में ले सकते थे, लेकिन हम नहीं लेते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट कर देता है। OCH3 जो है ना, हमने लोन पे बेंजीन को देखे काफी ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, तो हमें थोड़ा सा कम एक्टिवेट करवाना है ताकि हम ऑर्थो और पैरा के ही मिले हमें प्रोडक्ट, हमें ऑर्थो और। अब यहाँ पे भी मेजर कौन सा होगा? पैरा, है ना? मेजर माइनर लिख लेना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, स्टार लगा लो। मैंने क्या कहा था आपको, हर उसमें पढ़ने को मिलेगी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, बस आपको ये ध्यान में रखना है। इधर आपने एनिसोल ले लिया, सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या बना बताया था यहाँ पे, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो, RX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। ठीक है, दूसरी क्या ले लोगे यहाँ पे आप, एसाइलेशन। यार अब एल्काइलेशन हो एसाइलेशन हो, आपको पता है रिएक्टेंट तो सेम ही रहने वाला है, या तो आप मतलब ये रिएक्टेंट के आप जो यहाँ पे RX हो, ये जो भी एनहाइड्रस हो गए तो सेम ही रहेगा, इसमें यहाँ पे चेंज होंगे तो उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना देना। CH3COCl। अरे यहाँ पे मैं ये भी तो बनाओ, पैरा वाला भी। ऑर्थो ही बना के रह गए क्या? पैरा भी बनाओ। अरे क्या ऑर्थो, पैरा वाला भी बनाना इसमें, एल्काइलेशन एसाइलेशन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे CH3 हो गया, एक बार ऑर्थो में और एक बार पैरा में बना लो। अब यार थोड़ा इतना तो समझ ही पा रहे होंगे ना, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, बहुत बार पढ़ लिया ये तो, खुद से ही बना दोगे तो आप, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऑर्थो पैरा, पैरा वाला मेजर। नाइट्रेशन करवा दो। ये नहीं दिखा था क्या? बस हाँ ये बस ये बस ये बस नाइट्रेशन में बता दूंगे, बस फिर ये चैप्टर खत्म। नाइट्रेशन, OCH3 है प्लस concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4। अरे ये क्या करा,
इनमें भी लिख लेना। अरे बस ये है ना, एक बार COCSC ऑर्थो पे लगा दो, एक बार COCSC पैरा पे लगा दो। ज्यादा हमें उसकी जरूरत होती है, आधी बात समझ में। हाँ इस वजह से हाँ रिंग ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बट यहाँ पे आप इसको कंसंट्रेटेड के साथ में करवाओ तो सही रहेगा। अरे कहाँ हो गया COCH3 2-मिथॉक्सी एसिटो। हाँ एक और बात, इसकी नेमिंग देख लो, COCH3। कौन से, बस ये खत्म। इसको बोलते हैं हम एसिटोफिनॉन। ये होता है बेंजोइक एसिड। ये होता है एनिसोल। ये कुछ कॉमन नेम है, याद रखना। एनिलीन। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ना कि एक तो कीटोन ग्रुप है और एक ईथर ग्रुप है। कीटोन है और ईथर है, कीटोन की ज्यादा प्रायोरिटी होती है ना। तो इसको आप क्या पढ़ोगे, मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। ठीक है, आ गई बात समझ में। 2-नाइट्रो एनिसोल, 4-नाइट्रो एनिसोल, 2-ब्रोमो एनिसोल, 4-ब्रोमो एनिसोल। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? क्लियर हो गया ये चैप्टर? एवरीवन क्वेश्चंस? क्या पूरी तरह से हो गया ना? गुड, हेल्पफुल रहेगा काफी। दूसरी बात, आप लोगों को कल तो मैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड करवाऊंगी। क्वेश्चंस जो हैं वो परसों, कल का मतलब परसों, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, या फिर अगर परसों देख लेंगे क्लास होगी तो ठीक है। अच्छा हाँ हाँ, तो कौन सा, वैसे भी पढ़ाई करके आओगे इतनी, पढ़ने ही आप 1 बजे बैठोगे। हाँ हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ लगवाते हैं अभी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नहीं नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं गौतमा, कोई क्लास नहीं है। ठीक है, एक संडे जो मिलता है उसमें भी एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे क्या? रटो रटो खूब रटो।